नमस्कार दोस्तों, डुग्गर विरसा की टीम आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात करने जा रही है। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, जो कि कश्मीर के सेवियर भी माने जाते हैं, और आज हम बैठे हैं ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान जी के साथ, जो कि इस मुहिम को हमारे प्रदेश में बहुत अच्छी तरह से लीड कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपकी नज़र लाना चाहूँगा इस बुकलेट पे, जिसको अभी रिसेंटली जम्मू में लॉन्च किया गया था डोगरा क्लासिक अवार्ड्स के दौरान, जिसको डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं हमारे पीएमओ हैं, उन्होंने लॉन्च किया था और ब्रिगेडियर साहब की अगुवाई में ये सारा कार्यक्रम हुआ था। इस किताब के लेखक भी ब्रिगेडियर साहब हैं और इसी के साथ मेजर जनरल गोवर्धन सिंह जम्वाल जी ने भी इसको लिखने में सहायता की है। दोस्तों, ये बात जाननी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे जो प्रदेश के रक्षक हैं वो कौन कौन हैं और कैसे उनकी भूमिका की वजह से आज हमारा जो प्रदेश है उसको हम भलीभांति जानते हैं। ऐसे ही जब हम बात करते हैं ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की, जो कि महावीर चक्र अवार्डी हैं मरणोत्तरम, उनके बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है 22 अक्टूबर 1947। तो आज उसी के लिए बात करेंगे और जानेंगे कि इस पूरी बात की हिस्ट्री क्या है, कैसे इस बात की एंड जो होती है बैटल ऑफ उड़ी से होती है और कौन कौन सी बैटल्स हैं, उनकी क्या सिग्निफिकेंस है हमारे लिए और क्यों आज हमारे लिए जानना ज़रूरी है। ब्रिगेडियर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। तो सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा इस चीज़ की आप शुरुआत कैसे करना चाहेंगे। जैसे इस पूरी स्टोरी की, अगर ब्रिगेडियर साहब की स्टोरी, तो उससे पहले हम देखते हैं कि ये पूरा जो प्लान बना उसमें ब्रिटिश नैरेटिव से लेके जो हमारी लोकल पॉलिटिक्स है वो भी इन्वॉल्व होती है। तो आप इसको कैसे शुरुआत करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट थी वो महाराजा गुलाब सिंह ने बनाई, जल जोरावर सिंह के साथ मिलकर। उसको आगे बढ़ाया महाराजा रणधीर सिंह ने और उसको कुछ हद तक आगे बढ़ाया महाराजा प्रताप सिंह ने। फाइनली वो आई महाराजा हरि सिंह के पास। महाराजा हरि सिंह के बारे में इतना गलत लिखा गया है, इतनी गलत धारणाएं हैं, जबकि बहुत ही वो एक बहुत ही न्यायप्रिय और एक बहुत ही इंटेलिजेंट, एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल किस्म के इंसान थे जी। और उनको कहते थे कि मेरा जो धर्म है वो मेरा रिलीजन है, कि आई एम आंसरेबल ओनली टू गॉड जी, और इसलिए कोई भी काम मैंने गलत नहीं करना है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि ब्रिटिश चाहते थे कि जम्मू कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बने। अब महाराजा हरि सिंह को ये पता था कि अगर जम्मू कश्मीर की रियासत पाकिस्तान में जाती है जी, तो पाकिस्तान के जो पंजाबी मुसलमान हैं, स्पेशली पंजाबी मुसलमान, मैं डोगरा मुसलमान के बारे में नहीं बात कर रहा, वो हमारे अपने लोग हैं, तो वो चूँकि थोड़े से ज़्यादा सुपीरियर थे एज़ कम्पेयर टू कश्मीरी मुसलमान से जी, तो वो उनकी सारी अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयबिलिटी उनको खा जाएंगे राधा। इसलिए उन्होंने 1927 में एक स्टेट सब्जेक्ट नाम का निकाला ऑर्डर, जिसको बाद में 370 में भी कन्वर्ट किया गया और बोला गया कि यही सब कुछ है और महाराजा के नाम पे सब कुछ लगा दिया। मतलब कहने का कि महाराजा वाज कन्विंस्ड कि पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर नहीं चल सकता। हिंदुओं का तो खैर बिल्कुल उनको पता मुश्किल है, साथ में जो हमारे मुसलमान भाई हैं जम्मू कश्मीर में, चाहे वो जम्मू के हों या कश्मीर के हों, वो भी पाकिस्तान में जाके सुरक्षित नहीं है। तो ये बेसिक उनकी सोच थी। अब स्टेट बनाई महाराजा गुलाब सिंह ने और महाराजा हरि सिंह ने हैंड ओवर करी टू इंडिया, एनेक्सेशन टू इंडिया। तो अभी ये इसमें क्या गेम चली अंग्रेज़ों की क्या मजबूरी थी कि जम्मू कश्मीर ज़रूरी पाकिस्तान में जाना चाहिए। देखिए, पहली बात हम कहते हैं कि पाकिस्तान बना हिंदू मुस्लिम की वजह से। हज़ारों सालों से हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रह रहे थे इस कंट्री में। बिल्कुल, हमने बड़े सारे क्रूर लोगों के काल भी देखे, हमलावर भी देखे, मुगल भी देखे। उसका वजह हिंदू मुसलमान की बात अंग्रेज़ों के आने से पहले कभी तूल पकड़ी ही नहीं। बिल्कुल, अंग्रेज़ों ने इसको तूल पकड़ाया क्योंकि उनको पता था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गई है, अभी उसके बाद उनके ऊपर प्रेशर है वापस जाने का। खैर, हम क्रेडिट देते हैं महात्मा गांधी को या दूसरे लीडर्स को, वो भी है, परंतु जो अंग्रेज़ों के जो एटली थे प्राइम मिनिस्टर या उनके और जो इम्पोर्टेंट लोग थे, उनके सब लोग इंटरव्यू करते थे तब, तो ये ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने बोला कि हमने देश हमें छोड़ना इसलिए था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुकी थी, हमारे पास रिसोर्सेज ख़त्म थे और हमारे पास जो ब्रिटिश आर्मी जो लड़ी थी वो उसके लिए भी हमारे पास देने के लिए पैसे नहीं थे। उसके बाद हमारे पास रिसोर्सेज भी नहीं थे और अमेरिका का प्रेशर था कि भाई देखो, टाइम्स हैव चेंज्ड, नाउ इंडिया मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट कंट्री। अब उसमें सबसे बड़ी बात अगर आपको याद हो तो भारत के 1.75 मिलियन जो सोल्जर्स थे उनको डीमोबिलाइज किया था आफ्टर ब्रिटिश दिस थिंग वाज ओवर। अब यहाँ पे जनरल करेक्शन विंस्टन चर्चिल जो
प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने वर्ल्ड वॉर जीती, और वो पोस्ट हॉस्टिलिटी ग्रुप्स के चेयरमैन भी थे, जिसमें महाराजा हरि सिंह भी मेंबर थे। ओके। तो उन्होंने एक 9 मई 1945 को एक पेपर, टॉप सीक्रेट पेपर था, उसका हेडिंग था सिक्योरिटी ऑफ इंडिया एंड इंडियन ओशन। ओके। अब इस पेपर को डीक्लासीफाई किया गया है, कहाँ है मुझे भी पता नहीं, मुझे उस पेपर के पहले 2 पेज का फोटो मिला है। अब वो डीक्लासीफाइड है या नहीं है, मेरे ख्याल में होगा, हम उनको ढूंढ रहे हैं। उनके 2 पेजेस में ही सब कुछ समझ में आ जाती है कि विंस्टन चर्चिल की क्या पॉलिसी थी। उनको लगा कि अगर हमने इंडिया को छोड़ा, हालांकि रशिया यूके के अलॉन्ग साइड लड़ाई लड़ा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो अभी जो पावर सेंटर वर्ल्ड में बनने वाला है वो यहाँ रशिया होगा या यूके होगा और अमेरिका होगा। एक्चुअली अल्टीमेटली अमेरिका निकला, यूके पीछे रह गया। परंतु उस वक्त उनको लगता था कि अगर ये हमने छोड़ दिया भारत, तो भारत के जो लीडर्स हैं वो ज़्यादा के ज़्यादा इन्फ्लुएंस हैं रशियन लीडरशिप के साथ, और ना कि हमारे साथ, हमारे तो अगेंस्ट लड़ रहे हैं जी। तो यहाँ एक ऐसी बफर स्टेट होनी चाहिए जो हमारे इंटरेस्ट का फ़ायदा करे। और बफर स्टेट की क्या रिक्वायरमेंट थी? रशियंस के पास देखिए आज भी वार्म वाटर पोर्ट्स नहीं है, इसीलिए उन्होंने क्राइमिया को एनेक्स किया ताकि ब्लैक सी से अपने जो वीट का ट्रेड है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो निकल सके। डारंडल स्ट्रेट और उसके बाद अपना बॉस्फोरस स्ट्रेट जो टर्की कंट्रोल करता है, एंड देन दे गो इनटू मेडिटेरेनियन अटलांटिक। तो इसलिए उस वक्त उनके लिए वो बहुत ज़रूरी चीज़ थी। और अगर वो वार्म वाटर पोर्ट्स इंडिया रशिया को दे देता है या फ्रेंडशिप में आ जाते हैं, तो अमेरिका यूके के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। फिर उसके अलावा उनको ये पता था कि जो मिडल ईस्ट में जितनी भी ऑयल फील्ड्स हैं, लेट्स से ईरान से शुरू करते हैं, अफ़गानिस्तान ख़त्म होते ही, और मिडल ईस्ट पूरा सऊदी अरेबिया वगैरह थी, वो सारी ब्रिटिश ओन थी। तो अगर रशिया यहाँ पे आ जाता है और इंडिया के साथ मिलता है, और अफ़गानिस्तान भी टू सम एक्सटेंट रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनकी जो ऑयल फील्ड सारी हैं वो सारी खतरे में आ जाएंगी। बिल्कुल। फिर उसके बाद तीसरी रीज़न थी कि रशिया ने जो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया था, वो उन्होंने शुरू किया था ईस्ट तुर्किस्तान में। उन दिनों वो चाइना का पार्ट नहीं था। तो अब रशिया ने अगर वहाँ प्रोग्राम शुरू किया, उसको मॉनिटर कैसे करें? उसके लिए उनको चाहिए गिलगित एजेंसी, जो उन्होंने 35 में ले ली थी, फिर बाद में 47 में वापस करी, ऑपरेशन दत्ता खेल करा के पाकिस्तान में डलवाई। तो उसी तरह से जो जम्मू कश्मीर जो उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम मॉनिटर करना है, उसके लिए वहाँ पे सिस्मोग्राफिक सेंसर्स चाहिए, वो गिलगित में लगाने थे। फिर उसके बाद रशियन फ़्लाइट्स थी, रशियन यूके फ़्लाइट्स थी जो चलती थी मुल्तान से और रावलपिंडी से, और वो उनका पूरा न्यूक्लियर जो प्रोग्राम था उसको मॉनिटर करती थी। अब इसके लिए तो कुछ इंडिया तो मानेगा नहीं इस चीज़ के लिए, तो एक सेपरेट कंट्री चाहिए। मुसलमानों की आग लगा दी और जिन्ना को बोला तुमने अपनी मांग से छोड़ना नहीं। ठीक। और अब हिस्टोरियंस कहते हैं नहीं जी, हमें पेपर्स दिखा दो, ये दिखा दो, एविडेंस दिखा दो कि ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ वो हिंदू मुस्लिम में था। तो ठीक है, उन्होंने उसको स्टेज मैनेज किया और दुनिया को बताया कि हम तो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, हमारा नहीं है इसमें हाथ। परंतु उनका था कि एक बफर स्टेट चाहिए जो उनको रशिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम इंस्टॉल करे, जो साथ में रशिया की जो आमद है टुवर्ड्स द इंडियन ओशन वार्म वाटर पोर्ट्स के लिए उसको इंस्टॉल करे, फिर उनकी जो ऑयल फील्ड्स हैं उनको प्रोटेक्ट करे। अब अगर JNK के बगैर पाकिस्तान बनता है, जो रेडक्लिफ ने दी थी लाइन, अब उसमें उसकी डेप्थ कुछ नहीं है, स्ट्रेटेजिक डेप्थ है नहीं, फिर उसके जो रिसोर्सेज हैं मॉनिटर करने का वो भी नहीं है। तो उसके लिए उन्होंने बोला कि JNK मस्ट गो देयर। तो उसके लिए उन्होंने बड़ा कोशिश किया। पहले बोला कि JNK शुड मीट, और 26 जून को शायद 47 में लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं महाराजा हरि सिंह के पास श्रीनगर में, और हालांकि वो उनके दोस्त हैं, वॉर पोस्ट वॉर कैबिनेट के मेंबर हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर मेंबर हैं, तो जानते हैं वो अपना लॉर्ड माउंटबेटन। तो महाराजा को पता है कि उसने मुझे बोलना है कि भाई तुम एक्सेशन साइन करो इन फेवर ऑफ पाकिस्तान बिकॉज ऑफ कंटीगुअस रीजन, जो भी रीजन देने। महाराजा तैयार नहीं थे उसके लिए। तो उन्होंने पहले दिन आए, उन्होंने बोला ठीक है आइए आप पहले श्रीनगर घूमिए, कल बात करेंगे, परसों बात करेंगे। फिर जिस दिन उन्होंने वापस जाना था, जिस दिन बात होनी थी, उस दिन उन्होंने बोला कि मेरा पेट खराब हो गया, आई कांट। सो ही अवॉइडेड इट। अब इस अवॉइडेंस की वजह से नाउ माउंटबेटन वाज वेरी क्लियर, भाई महाराजा हरि सिंह तो किसी भी सूरत में नहीं पाकिस्तान में नहीं मानेगा, नाउ व्हाट टू डू। फिर उन्होंने इंजीनियर किया ऑफ दत्ता खेल गिलगित को एनेक्स करने के लिए। वहाँ पे हमारे ब्रिगेडियर घनसारा सिंह थे उस वक्त गवर्नर, और ऑपरेशन गुलमर्ग प्लान किया
इसके लिए, श्रीनगर को लेने के लिए, कश्मीर को लेने के लिए। बिल्कुल। और वहाँ पे एक फोर्स रेडी रखी जम्मू के अखनूर में कि जैसे कश्मीर एनेक्स हो जाएगा ऑपरेशन गुलमर्ग में, तो जम्मू वाला भी आ जाएगा, तो सारा का सारा जम्मू कश्मीर चला। तो लंबी कहानी है, बट ये अंग्रेज़ों की बेसिक चाल थी। अब 22 अक्टूबर क्यों चुना गया? 22 अक्टूबर इसलिए चुना गया, उसके पहले उन्होंने क्या किया कि एक जम्मू के हमारे पक्के डंगे मेरे नेबर थे ब्रिगेडियर रहमतुल्लाह, उनका बेटा था कैप्टन असलम खान, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मिलिट्री क्रॉस था जम्मू कश्मीर स्टेट फोर्सेस में। ओके। उन्होंने उस आदमी को पिक किया, उसको जम्मू कश्मीर स्टेट फोर्सेस से रिज़ाइन करवाया, उसके बाद उसको ब्रिटिश इंडियन आर्मी में मेजर बनाया, और वहाँ पे उसको इंटेलिजेंस का काम दिया कि जम्मू कश्मीर की जितनी इंटेलिजेंस है मुजफ्फराबाद से लेकर के पठानकोट तक सारी इकट्ठी करो, ताकि अपने ऑपरेशन कैसे करना है, हमला कहाँ करना है। मेन हमला होना था मुजफ्फराबाद में, बट डाइवर्शनरीज दूसरे तीसरे अटैक शुरू थ्रू आउट होते रहे। इनफैक्ट 15 अगस्त के बाद ही शुरू हो गए थे, तो ये नहीं कि उसके पहले कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। तो रजाकार भी आते थे, मार के भाग जाते थे, बड़ा कुछ होता था, वो लंबी कहानी किसी और ने सुनाई। बट अब ये जो था 22 तारीख इसलिए चुनी गई कि 24 तारीख को ईद, ओके, उसका करेक्शन 24 तारीख को दशहरा था और 26 को ईद थी अक्टूबर में। तो अभी जम्मू कश्मीर फोर्सेस में चूँकि हिंदू मुसलमानों का कोई भेदभाव था ही नहीं, सारे इकट्ठे थे, इकट्ठे खाते थे, इकट्ठे पहनते थे, पीते थे, सब कुछ करते थे, तो कोई इशू नहीं था। महाराजा की फोर्सेस में अगर ये फोर्स एक्ट में 2 कंपनियाँ डोगरों की गुरखों की थी, यहाँ 2 कंपनियाँ मुसलमानों की थी। तो दशहरे वाले दिन 24 तारीख को है, तो 22 तारीख उन्होंने इसलिए प्लान किया कि 22 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख, ये 3 दिन क्या करते हैं कि दशहरा फेस्टिवल है तो हिंदुओं को छुट्टी, भाई आप अपना दशहरा मनाओ। एंड अगर आपको पता ही है दशहरा कैसे मनाएंगे, राजपूत या गोरखे दारू शारू पीनी अपने फिट हो जाएंगे। और उसी तरह से ईद वाले दिन मुसलमानों को फ्री कर दो और सारी की सारी गार्ड्स, वेपन शेपन सब जमा कर दो। तो उन्होंने बोला भाई हम 22 को अटैक करेंगे और 22 की रात को जब ये दारू शारू पी के सोए होंगे तो इनको मार दिया जाएगा। तो वो मुसलमानों ने इन सबका कत्लेआम कर दिया और वो डिफेक्ट हो गए टुवर्ड्स दी ब्रिटिश फोर्सेस जो पाकिस्तान से आ रही थी। पाकिस्तान की जो मेजर जनरल अकबर खान की किताब भी लिखी है, उन्होंने पहले कर्नल अकबर खान थे, उन्होंने ये सारा ऑपरेशन लीड किया था विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश आर्मी। तो इसलिए चूज़ किया गया कि दशहरे वाला दिन, ताकि उस दिन इनको मार दिया जाए, ताकि हमारी स्मूथ सेलिंग हो। अब मुजफ्फराबाद से श्रीनगर का रास्ता बाई रोड उस वक्त 7-8 घंटे का। उन्होंने बोला था 22 को हम 21 रात को हमला करेंगे, 22 सुबह चलेंगे, महाराजा को कैप्चर करेंगे, उनसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कराएंगे और उसके बाद उनका कत्ल कर देंगे और पीर पंजाल की हाइट्स कैप्चर कर लेंगे और शेख अब्दुल्ला को बंदी बनाएंगे और उसको सौंपेंगे जिन्ना को। ये था प्लान। अब ये प्लान जैसे ही निकले अपने माउंटबेटन जून को, उन्होंने अपने साथियों से मंत्रणा की। अब साथी कौन थे देखिए, गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश, उनके चीफ ऑफ स्टाफ कौन थे, लॉर्ड इसमे ब्रिटिश, लेफ्टिनेंट जनरल थे वो भी। उसके बाद पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी का जो जॉइंट कमांड थी, जनरल ऑकनलिक ब्रिटिश। इंडियन आर्मी का चीफ कौन था, लॉकहार्ट ब्रिटिश। पाकिस्तानी आर्मी का चीफ कौन था, मैसरवी ब्रिटिश। जम्मू कश्मीर में आइए, जम्मू कश्मीर स्टेट फोर्सेस का चीफ कौन था, मेजर जनरल स्कॉट ब्रिटिश। जम्मू कश्मीर का पुलिस फोर्स कौन था, चीफ पॉवल ब्रिटिश। जम्मू कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर कौन था, आरसी काक, उसकी वाइफ ब्रिटिश। अब ये सारे ब्रिटिश ने मिलकर खिचड़ी पकाई है, जम्मू कश्मीर की फोर्सेस को कैसे तितर बितर किया कि कोई हमले को विथस्टैंड ना कर सकें। प्लान किया डेट कौन सी चाहिए, और ये ऑपरेशनल ऑर्डर 18 अगस्त, 15 अगस्त को आज़ादी मिली, 18 अगस्त 1947 को साइन हो गई। अब ये कैसे पता चलता है, अब ये ऑपरेशनल ऑर्डर जाता है बन्नू ब्रिगेड में ब्रिगेडियर मरे को, भाई आपने 22 तारीख को हमला करना है, तैयार रहिए। अब उस वक्त जिस दिन ये ऑपरेशनल ऑर्डर टॉप सीक्रेट जाता है तो वो ब्रिगेडियर मरे हेडक्वार्टर में नहीं है, वो गए हुए हैं फॉरवर्ड एरियाज़ में। पीछे उनके जो ब्रिगेड मेजर थे, मेजर जनरल कालकत बाद में बने, उसको मेजर कालकत थे, उनको ऑथराइजेशन है कि वो खोल सकते हैं, क्योंकि अर्जेंट टॉप सीक्रेट आया है, तो उन्होंने खोला और वो सकते में आ गया। उन्होंने इमीडिएटली रिंग किया ब्रिगेडियर मरे को, बोला जी ऐसे ऐसे बात है। उन्होंने बोला, अब ब्रिगेडियर मरे को तो पता था क्या हो रहा है, उन्होंने बोला इसको बंद कर दो, किसी को बताना नहीं, अगर तुमने बताया तो फिर तुम वापस हिंदुस्तान नहीं जा सकते, क्योंकि अभी रिपैट्रिएशन चल रही थी ऑफिसर्स की। फिर जब वो उनको आए वापस, उन्होंने ले लिया, किसी का मुँह नहीं खोलना। ब्रिगेडियर मरे को तो पता था। इमीडिएटली इन्होंने क्या किया, ब्रिगेडियर मरे का घर के बाद गार्ड लगा, भाई देखो तुम्हारी जान को खतरा है, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारे को मार दिया जाएगा।
इसलिए हमने गार्ड लगाई, बट एक्चुअली वो गार्ड उनको नज़र बंद करने के लिए कि निकले ना यहाँ। तो वो एक बड़ा ऑपरेशन, उन्होंने भी एक फिल्म बन सकती है, कैसे पहले अपनी वाइफ को भगाया, बच्चों को भगाया, फिर खुद भाग के आए, किन लोगों ने उनकी मदद करी, वो अलग स्टोरी है। पॉइंट ये है कि दिस वॉज देयर, और वो फाइनली छुपते छुपाते बड़ी मुश्किल से 18 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचते हैं और बताते हैं जाके जी ऐसे ऐसे 22 तारीख को हमला होने वाला, 4 दिन पहले। मगर ना बलदेव सिंह डिफेंस मिनिस्टर वो भी नहीं मानते, वहाँ पे हमारे कर्नल चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वो भी नहीं मानते, फिर एक और कर्नल GS थे जो बाद में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बने, वो भी नहीं मानते। तो ये तुम्हारी बात में कोई सच्चाई नहीं है। तो हम भी सोच सकते हैं कि शायद यार जनरल मेजर कालकत ने कोई सुनी सुनाई कहानी सुनाई है, हम भी सोच सकते हैं। परंतु क्या होता है कि जब इतना ज़बरदस्त तरीके से प्लान किया था पाकिस्तानी आर्मी रेगुलर्स और उनके एक्स सर्विसमैन, फिर वो जो डीमोबिलाइज लोग थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, मुसलमान स्पेशली पुंछ इलाके से, वो कैसे गए वो बड़ी अलग बात है कि किसने वहाँ पे धोखा दिया। और साथ में जो खैबर पख्तूनवा उन दिनों नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था, उनको ये नहीं बोला कि इस्लाम के लिए, उनको बोला भैया बारामूला उन दिनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाउन था समृद्धि के हिसाब से, बोला तुम जाओगे, जो लूटना तुम्हारा, औरतें लूटनी है तुम ले लेना, सोना तुम ले लेना और तुम वापस आ जाओ। इस तरीके से उनकी मोटिवेशन करी। तो वहाँ पे जब ये बोलते हैं इसको अटैक करते हैं, तो सबसे पहले वहाँ मुजफ्फराबाद में आते हैं। तो मुजफ्फराबाद में 4 जैक फिर पेनी पैकेट्स में डिप्लॉयड है, क्योंकि जनरल स्कॉट जाने से पहले कर गया उसको। और जब मुजफ्फराबाद में हमला होता है, इंटेलिजेंस थी, कर्नल नारायण सिंह को बताया गया कि देखिए मुसलमानों का जो को भड़काया जा रहा है, हो सकता है ये आपको धोखा दें। उन्होंने बोला नहीं, मेरे मुसलमान मेरे दोस्त हैं, मेरे सोल्जर्स हैं, हमने बर्मा में लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जनरल जोरावर सिंह के ज़माने से ये पलटन चली आ रही है, तो नो वे। बट अल्टीमेटली उन्होंने डिफेक्ट कर दिया। तो पहले रात को 21 तारीख को जब हमला होता है, तो बैटल ऑफ मुजफ्फराबाद में, तो रात को उनको मार दिया जाता है। तो मॉर्निंग में अब उनको लगता था यहाँ से 6 लश्कर हज़ार के यहाँ से आ रहे हैं बाई रोड, 2 लश्कर हज़ार के आ रहे थे गुलमर्ग से, और 2 आ रहे थे अपना ये क्या नॉर्थ ऑफ, जगह का नाम मेरे दिमाग से निकल गया, नॉर्थ ऑफ ये कुपवाड़ा के बगल में जगह है, तंगधार के नीचे, तो वहाँ से आ रहे थे। तो ये जो 6 लश्कर थे गाड़ियों में थे, इन्होंने 6000 बंदे पाकिस्तान श्रीनगर पहुँच जाने थे शाम तक, और उन्होंने लूट मचा देनी थी बारामूला में भी, श्रीनगर में भी, और एयरफील्ड कैप्चर हो जानी थी, इंडियन आर्मी आने का कोई चांस नहीं था। परंतु कर्नल नारायण सिंह, इनके पास एक MMG थी। तो वो कहते हैं एक मुजफ्फराबाद में, यानी कि दोमेल जगह है जहाँ पे 2 रास्ते मिलते हैं, प्लस अपना झेलम रिवर भी आता है, तो वो सारा टोपोग्राफी में 2 हाई ग्राउंड थी। तो इन्होंने पूरा दिन वो MMG उस हाई ग्राउंड से रोक के रखा। और शाम को जब उनको पता लगा कि अब हम और इनको नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि वो गाड़ियों से उतर के दाएं बाएं से उनको आउटफ्लैंक करना शुरू हो गए, तो तब मैसेज आया कि भाई सब कुछ ख़त्म हो गया है। और उसके बाद कोई, शायद वो लास्ट रेडियो सेट था जो भी टूट गया, उसके बाद या जो भी हुआ, तो खबर जब पहुंचती है यहाँ पे श्रीनगर में, तो उस वक्त महाराजा साहब दरबार ले रहे हो। तो वो कहते हैं ठीक है, पता करते हैं। अब इन्फॉर्मेशन कोई नहीं, तो उनको गुस्सा आ जाता है, वो अपनी यूनिफॉर्म पहनते हैं कि मैं चलता हूँ, ट्रुप्स तो हैं ही। एक जो 9 जैक थी रिजर्व बटालियन, वो भेज दी थी उन्होंने पुंछ, क्योंकि पुंछ में दंगे भड़काए अपने उसके लोकल मुस्लिम लीडर को लेकर के, तो वो उधर भेज दी थी, तो यहाँ कुछ था ही नहीं। तो फिर जब इतनी देर में अपने ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जो थे, वो चीफ ऑफ स्टाफ अनाउंस हो चुके थे, अगर वो 20-21 दिन का पीरियड होता है, ख़त्म करते तो मेजर जनरल होते। तो उन्होंने बोला सर आप महाराज साहब आप नहीं जाएंगे, मैं जाऊँगा। तो आदमी इकट्ठे करने शुरू किए, तो 100+ लोग मिले, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी वाले थे या पैलेस गार्ड थे। तो ये सब लोग काफ़िला रात को 22 रात को, कहते हैं बारिश हो रही थी, और ये रात को 8 बजे उड़ी पहुंचता है, तो उड़ी में यहाँ रुकते हैं ये। अब इतने में मुजफ्फराबाद की जो लड़ाई है वो हार चुके हैं। 23 तारीख को वहाँ से काफ़िला चलता है, और 23 सुबह ये लोग उड़ी से, अपना बारामूला से उड़ी की तरफ चलते हैं। और ये जो उड़ी पहुँचते हैं सुबह 8 बजे, चाय पीते हैं। फिर ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव मूव थी, कोई टैक्टिकल मूव नहीं थी, एडमिनिस्ट्रेटिव मूव थी। तो जब ये गढ़ी से कोई 4-5 किलोमीटर शॉर्ट होते हैं, तो वहाँ से आप देखते हैं पहले टांगे आ रहे हैं, रिफ्यूजी आ रहे हैं, वो कहानियाँ सुना रहे हैं जी सब तबाह हो गया,
और ऐसे ऐसे ये जो इन्वेडर्स हैं जी ये आ रहे हैं हमारे आगे। ठीक। तो वहाँ पे फिर महाराज ब्रिगेडियर राजेंद्र एक पोजीशन लेते हैं, एक कैप्टन पृथ्वी सिंह की कमांड में एक प्लटून को भेजते हैं एक फ्लैंक कवर करने के लिए, और सूबेदार दूनीचंद की फ्लैंक प्लटून को भेजते हैं दूसरा कवर करने के लिए। ठीक। तो यहाँ पे जब वो पहुँचते हैं, अब कम्युनिकेशन कुछ नहीं है आपस में, इनको डिप्लॉय करा के फिर ब्रिगेडियर साहब जाते हैं वापस बारामूला, और वो महाराज साहब को पूरी खबर देते हैं कि ये है। ओके। तो तब पता चल जाता है कि है। तो अब करें क्या, ट्रुप्स तो है नहीं जी। तो इनको महाराजा साहब ऑर्डर देते हैं, तो एक कैप्टन साहब उनके हाथ में जाके भेजते हैं कि यू विल फाइट लास्ट मैन लास्ट राउंड एंड सेव द थिंग एट ऑल कॉस्ट। एक बड़ा फेमस ऑर्डर है जिसकी वर्डिंग्स बड़ी क्लियर हैं, और इफ़ कैप्टन ज्वाला सिंह डज नॉट फाइंड ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह देन ही विल डू दिस टास्क, बट एनीवे ही गिव्स देम, एंड उन्होंने उसको रखा एंड तक। तो पहले क्या होता है कि जैसे ही वो सामने से गाड़ियाँ दिखनी शुरू होती हैं बेंड्स के ऊपर, वो चले आ रहे हैं, तो कैप्टन पृथ्वी सिंह अपनी प्लटून को लेके बोलते हैं हम इनको आगे जाके रोकेंगे। वो आगे जाते हैं और एक फ्रंट गाड़ी को फिजिकली कैप्चर कर लेते हैं गोलियां चला के। ओके। और उसमें खुद बैठ जाते हैं। अब ये वाली बात जो है सूबेदार दूनीचंद की प्लटून को नहीं पता है कि भाई कैप्टन साहब आगे गए हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन कोई नहीं है। तो जब वो उधर से गाड़ी में आगे गाड़ी चला के वापस आते हैं तो वो इनके ऊपर फायर कर देते हैं। ओके। तो अपना उनका एक ड्राइवर मारा जाता है, कैप्टन पृथ्वी सिंह की गोली लगती है टांग में। तो फिर वो अपनी वो शर्ट वेस्ट उतार के वाइट रंग की उसकी बैनट की नोक पे रख के उनको बोलते हैं भैया हम अपने बंदे हैं, और खैर गालियाँ वाली देते हैं, वो सब डॉक्यूमेंटेड है। तो दिस इज़ हाउ। अब उनको पता था कि ये गाड़ियाँ पीछे आ रही, तो वो क्या करते हैं इस गाड़ी को जो उन्होंने लाई है उसको ऐसा खड़ा करते हैं कि नैरो रोड होती है ना पहाड़ों में, इसको घुमा के खड़ा करते हैं, उसके टायर बस्ट करते हैं। इसका मतलब ये प्रॉपर ब्लॉकेड हो गया इसके लिए पीछे वाली जो गाड़ी ना पाए। ठीक है जी। अब यहाँ पे लड़ाई शुरू होती है। फिर ये एट सम पॉइंट शाम को राजेंद्र सिंह को पता चलता है यार कि अभी इसको होल्ड करना बड़ा मुश्किल है। अब सूबेदार दूनीचंद की जो प्लटून है उसको कोई ऑर्डर नहीं दिया गया, वो सारे के सारे मारे जाते हैं। सिर्फ एक हमारे जो साहित्य अकेडमी वार्ड है जम्मू में, वो और एक हवलदार है, वो दोनों प्रिजनर लिए चले जाते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली ब्रिगेडियर साहब को ढूंढने आए हुए थे। सूबेदार दूनीचंद को बोला कि आप जाके ढूंढो, पूछो ऑर्डर क्या हमारे लिए। ओके। तो पीछे से वो सारी प्लटून जो है मारी जाती है और ये लोग कैप्चर हो जाते हैं। इसलिए बंदा है हमें बताने के लिए वहाँ हुआ क्या था। ओके। तो ये एक बैटल ऑफ गढ़ी में एक पूरे 1 फुल डे की डिले दे दी। एक फुल डे डिले हुआ मुजफ्फराबाद में, सेकेंड फुल डे डिले हुआ यहाँ पे। अब मुजफ्फराबाद में एक दिन की डिले नहीं होती तो गढ़ी का मतलब ही कोई नहीं था, ये पहुँचते नहीं वहाँ। गढ़ी में एक दिन नहीं रोका होता तो उड़ी वाला नहीं होता, उसका दे फेल बैक टू उड़ी, वहाँ पोजीशन ले ली। अब यहाँ पे एक मज़ेदार बात को, बड़े सारे संयोग हैं यहाँ, बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा संयोग है अब उड़ी का ब्रिज जो है, जैसे वहाँ तो गाड़ी टेढ़ी करके रोक दी, पर बाकी सड़क तो खुली है। अगर उड़ी ब्रिज को तोड़ दिया जाए तो गाड़ियाँ कैसे आ गई, वो तो परमानेंटली उड़ गए। और उन दिनों इतनी कोई एडवांस टेक्नोलॉजी थी नहीं कि फटाफट ब्रिज बन जाता जी। और वो पाकिस्तानी आर्मी जो अभी तो 1947 में बाइफरकेट ही हुई थी, अभी उनके पास ब्रिजिंग इक्विपमेंट वगैरह इतना कुछ कहाँ था। और उन्होंने कहाँ प्लान किया था कि इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो इसमें हुआ क्या कि एक मशीन गन और एक्सप्लोसिव्स जो मंगाए गए थे पहले वो जम्मू से, वो जाने थे दुमेल का ब्रिज उड़ाने के लिए कि अगर भाई दुमेल में हमला होता है तो दुमेल ब्रिज उड़ा देंगे ताकि पाकिस्तानी क्रॉस ना करें। अब वो लेट हो गया। अब जब ये सारी कहानी होती है तो वो एक्सप्लोसिव वाले हवलदार जो बाद में सूबेदार मेजर रिटायर होते हैं वो वहाँ खड़े हैं एक्सप्लोसिव लेके। ठीक। तो फिर पहले उन्होंने डिफेंसेस ली पहाड़ियों में, और फिर तीसरे दिन जब लगा कि अब ये ओवर पावर कर जाएंगे, क्योंकि वो गाड़ी निकाल ली होगी ना, गाड़ी की डिले तो एक ही दिन की थी ना, तो परमानेंटली थोड़ी वहाँ पे कोई फिक्सचर था, गाड़ी तो गाड़ियाँ आगे आ गई। तो उड़ी में जब पहुँचते हैं तो ये ब्रिज हो, तो एक दिन और मिल जाता है। अब 20 सेकेंड का अटैक हो रखा है, महाराजा के एमिसरीज जा रहे हैं श्रीनगर में कि भैया हमें मदद करो इंडियन आर्मी, और माउंटबेटन कहता है नो यू हैवंट जॉइंड इंडिया, हाउ कैन वी हेल्प यू। अब नेहरू बैठे हैं, सरदार पटेल बैठे हैं, लंबी कहानी है, जो भी है डिले पे डिले करते जा रहे हैं। फिर अपने वीपी मेनन को भेजा जाता है, वो इंस्ट्रूमेंट एक्सटेंशन साइन करा के जाते हैं। तो अल्टीमेटली जस्ट निक ऑफ द टाइम, एक दिन वहाँ रोका, एक दिन यहाँ रोका, फिर 1-2 दिन बारामूला में रोका। बारामूला में उन्होंने लूटपाट मचा दी,
कुछ आपस में उनकी लड़ाइयाँ हो गई। कोई 3 लाख रुपए की एक राशि थी जो मेजर साहब लीड कर रहे थे इस कंटिजेंट को, तो लोकवालियों ने बोला जी वो हमें भी बांटिए। उन्होंने बोला तुम्हें बांटने के लिए नहीं, ऑपरेशन के लिए, तुम अपना लूटपाट करो जहाँ करना है। तो वो भी पूरी कहानी बारामूला में क्या। तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि जब तक वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन एक्सेप्ट होता है तब तक ब्रिगेडियर राजेंद्र 26 तारीख को 26-27 की रात को 0200 आवर्स यानी कि 2 बजे सुबह तक वो उसको रोक के रखा। ठीक है। एज ए रिज़ल्ट कि वो आगे आ नहीं पाते। हालांकि वो शाल्टन तक पहुंच गए थे और इंडियन आर्मी जो है वो एयरफील्ड पर लैंड कर जाती है। और लैंड करने से क्या होता है कि उसके बाद उनको खदेड़ा जाता है। अब ये आदमी जो है इसको बोलते हैं ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, सेवियर ऑफ कश्मीर। बिल्कुल। अब सेवियर ऑफ कश्मीर को क्या अवार्ड देना है कोई किसी को फिक्र ही नहीं है। जम्मू कश्मीर फोर्सेस हैं। इंडियन आर्मी भी जब अपनी हिस्ट्री शुरू करती है वो 27 अक्टूबर से शुरू करती है, और 22 और 26 के बीच में या 27 के बीच में क्या हुआ वो कोई कवर नहीं करता। अब मज़ेदार बात यह है कि ये सारा का सारा ब्यौरा जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास साइट है, वो सिग्नल्स तो जाते थे, वहाँ सब रिकॉर्डेड है और किताब पब्लिश करी है, पर उस किताब को पब्लिश होने नहीं दिया। 87 तक डिक्लासीफाई दिया। 1987 में आकर के वो किताब यहाँ कहीं शायद पड़ी हुई है। अगर आपने पहले बताया होता तो मैं वो किताब फ्लैश करता, यहीं कहीं है, उसमें सब लिखा हुआ है, मगर इसको कोई कॉग्निजेंस लेने को तैयार नहीं है। अब वो रीज़न था आपके नेहरू जी, शेख अब्दुल्ला कंबाइन। शेख अब्दुल्ला की जो नेहरू जी की शायद कोई मजबूरी रही होगी, थी, यूएन में गए थे, जो गलत डिसीजन थे वहाँ शेख अब्दुल्ला ने उनको खूब एक्सप्लॉइट किया। उसकी वजह से उन्होंने बोला महाराजा को ख़त्म कर दो, इनकी कोई बात नहीं करनी। महाराजा को एग्जाइल कर दिया गया, वो भी पूरी ब्यौरा है। और साथ में यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं विद इन स्टेट की जितनी डोगराओं की फोर्सेस, बोला गया जम्मू कश्मीर को, इनके पहले तो सेंटर को भगा दिया बाहर, निकाल दो यहाँ से, फिर स्टेट फोर्सेस को डिसबैंड कर दो। वो तो 1956 में जब हुसैनी वाला में अगेन फोर्स एक्ट, वो पाकिस्तान का एक ब्रिगेड उन्होंने तबाह कर दिया। लड़ाई नहीं लगी तो कुछ उन्होंने झगड़ा हुआ आपस में एक्सकेवेशन के ऊपर, मेंटेनेंस के ऊपर, उन्होंने हमला किया, उनको तबाह कर दिया। DGM और डिफेंस मिनिस्टर घूम गए, तो डिफेंस मिनिस्टर को जब सुनाया गया भाई देखो ये बहादुरी है फोर्स एक्ट की डोगरों की, उन्होंने बोला हम तो डिसबैंड होने वाले हैं। बोला कौन बोलेगा डिसबैंड, कोई डिसबैंड नहीं होगा। बट बीच में 3 यूनिट्स डिसबैंड कर चुके थे, 6 ही बची थी। अब खैर दोबारा रेज करके जब इंडियन आर्मी का वो एक प्रॉपर रेजिमेंट बन गया है, जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, एंड उनके काफ़ी बटालियंस 20 के आसपास होंगी, तो बन गई। तो इस तरीके से ये जो बैटल्स थी डिसाइसिव थी। और आज भी बोला जाता है कश्मीर भारत का मुकुट है। तो मुकुट किसने दिया भैया आपको? ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह और उनकी टीम ने। वो भी कोई रेगुलर स्ट्रक्चर्ड इन्फेंट्री बटालियन नहीं थे उनके पास, और वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। जान की बाजी, उनकी लाश आज तक नहीं मिली। अब वो ले गए, उसको मारा काटा, कुत्ता खा गए, क्या किया कोई पता नहीं है। और उस आदमी को आप 1 साल के बाद आप हमारे थमैया साहब जाते हैं, ऑफकोर्स विद ड्यू रिस्पेक्ट्स, और उनकी वाइफ को घर में जाके MVC देते हैं, जबकि उनको मिलना चाहिए परमवीर चक्र। अगर मान लो वो नहीं रोक पाते तो आपके जो, हालांकि सोमनाथ शर्मा, अपने रंजीत रॉय, ये सारे हमारे सम्मानित बहादुर हैं, योद्धा हैं, इनको भी परमवीर चक्र दिया गया, तो उनको भी परमवीर चक्र देना चाहिए था। इनफैक्ट पहला परमवीर चक्र उनका बनता। फिर आप बोलते हो जी कश्मीर भारत का मुकुट है, तो मुकुट दिया किसने? जिस बंदे ने मुकुट दिया उसको तो भारत रत्न मिलना चाहिए। तो ये एक लीगेसी है जो सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय की गई फॉर सम अल्टीरियर मोटिव। अब जब वो अल्टीरियर मोटिव खत्म हो गया है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इनके चीज़ों को निकाल लें। अब किसी ने कोई किताब भी नहीं लिखी, तब किताबें अब लिखी जा रही हैं। हमारे पास छोटी छोटी उर्दू में लिखी हुई अकाउंट्स हैं कि किसी हवलदार ने लिख दिया, किसी सूबेदार ने लिख दिया, किसी ऑफिसर ने लिख दिया, कैप्टन पृथ्वी सिंह ने लिखा, उनके बेटे कर्नल साहब हैं राजेंद्र सिंह हैं, वो आके बोलते हैं। ब्रिगेडियर नारायण सिंह के ग्रैंडसन ग्रुप कैप्टन हैं, एक ब्रिगेडियर हैं, वो आके हमारे फंक्शन में बोलते हैं। नरसिंह देव जम्वाल जो खुद उस लड़ाई में थे वो सुनाते हैं अभी क्या हुआ। तो इस तरीके से हमने इनको कंपाइल कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि दुनिया को पता चले। और ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जो अपना मिलिट्री हिस्ट्री के मैप पे हैं, बिल्कुल ठीक है ना, उनको आगे लाना है। देखिए इन्होंने कश्मीरियों ने बोला डोगरे डंगर हैं, जिसने भी बोला डोगरों की बेइज्जती करी, निकाल दिया जी। आप माउंटगोमरी को देखिए, उन्होंने डोगरों के बारे में क्या लिखा। आप और ब्रिटिश चैनल्स को देखिए, उन्होंने डोगरों के बारे में क्या लिखा। कहते हैं डोगरों जैसा वॉरियर कोई है ही नहीं, बिल्कुल लड़ते हैं। अच्छा, आप डोगरे जो पहाड़ों से आते हैं उनकी कोई हाइट वाइट में कमी होती है तो वो फौज के हिसाब से फिट नहीं है, तो उनके लिए उनको एक एग्जेम्पशन दी और एक डोगरा सर्टिफिकेट शुरू किया। ओके अच्छा, वो डोगरा सर्टिफिकेट, अब आयरनी ये है
हिमाचल के डोगरे डोगरा सर्टिफिकेट यूज़ करते हैं, पंजाब के डोगरे डोगरा सर्टिफिकेट, जम्मू कश्मीर में डोगरा सर्टिफिकेट हटा दिया गया। तो ये सब चीज़ें हैं जिनको बताने के लिए इस किस्म की बातें करना ज़रूरी है। और हमारे जितने भी योद्धा हैं, ठीक है, हम कहते हैं कि जी अस डोगरे आखने शाना करने, अस जित्तियां जंगा घमसाना करने। तो मैं कुछ वेले गुस्सा भी आता है यार, तुस घमसान के करते रहिए, लिखने पढ़ने का काम कोने करना है यार, चलो अब कर लो ना। अब तो घमसान अगर डोगरा करना, डोगरा रेजिमेंट करेगी, जम्मू कश्मीर राइफल्स करेगी, जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री करेगी, वो करेंगे लड़ाइयाँ। उन्होंने 47 में, चलो 65 में, 71 में, अपना कारगिल वॉर में, चाइना बॉर्डर पे खूब दिखाया है अपना शौर। अब लिखने पढ़ने का काम तो आप करिए ना। इसलिए मैं आपसे डोगरों से सीधा एड्रेस कर रहा हूँ कि भैया अभी करना शुरू करो, मटेरियल मेरे से ले जाओ, खुद लिखो अपने नाम से। मोर नंबर ऑफ राइटर्स, मोर नंबर ऑफ पब्लिकेशंस, मोर नंबर ऑफ इंसिडेंट्स, वो दुनिया को पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर के डोगरे हैं कौन, किन लोगों ने अपनी जाने दी। और जम्मू कश्मीर के डोगरा मीन्स, डोगरा ये मतलब नहीं कि खाली हिंदू या राजपूत, जी आप तो राजपूतों के साथ दे रहे हैं, तो राजपूत मेजॉरिटी में थे फोर्सेस में, उनके साथ में दूसरे लोग भी थे, चाहे वो कर्नल मेहता बस्ती राम, फिर वो अपना दीवान थे हमारे जगमीत राय या समथिंग, और बहुत लोग थे सारे रिलीजन्स के। तो अभी जैसे हमारे जो मुसलमान गए हुए हैं POJK में 47 में, वो अपना नाम लिखते हैं, डोगरा मुशाहिद हुसैन, डोगरा राजा अली, ऐसे करके नाम लिखते हैं। और हम भूल गए अपने डोगरों को, अपने योद्धाओं को भूल गए। तो ये इसके लिए एक छोटी सी मेरी एक है, अगर आप अपनी चैनल के थ्रू जितना मटेरियल बांटना है, हमारी ये बुकलेट्स ले जाइए, लोगों में बांटिए, बोलिए अपने अपने आर्टिकल लिखें, इसके बारे में बात करें। थैंक यू वेरी मच। तो जैसे कि हमें ब्रिगेडियर साहब ने बताया कि बहुत ही अच्छी तरह से कि 22 अक्टूबर से लेके 27 अक्टूबर तक क्या हुआ, क्या इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए और कैसे उसे हमारी स्टेट आज हमें दिखती है, और इन सब फैक्ट्स को कवर किया है इस छोटी सी बुकलेट में। और ऐसी बुकलेट इन्होंने 1000 कॉपियाँ इसकी बंटवाई हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप इसकी कॉपी चाहते हैं तो आप इसमें हम आपको PDF में अवेलेबल करा देंगे, डिस्क्रिप्शन में आप जाके देखिए। ये जो कॉपी है, ये सारा एफर्ट है मेजर जनरल गोवर्धन सिंह जम्वाल का, ये उनकी अथक परिश्रम, हम उनके फॉलोअर्स हैं, उनके स्टूडेंट्स हैं। उन्होंने हमें ये सारा मटेरियल जो दिया, बताया, समझाया और बोला अभी इसको लिखो। इसी तरह से मैं चाहूँगा मैक्सिमम लोग, और कुछ नहीं तो आप डेली एक्सेलसियर में आर्टिकल लिख के डालिए जी, 500 पेज का, 500 वर्ड का, डजेंट मैटर। और अगर ज़्यादा करना चाहते हैं तो और करिए। और अपने आइकॉन्स को, जनरल जोरावर को, ब्रिगेडियर राजेंद्र को, ऐसे जितने भी डोगरा आइकॉन्स हैं, जनरल भूप सिंह, जनरल बाज सिंह, फिर उसके बाद मेहता बस्ती राम, और जितने भी बने हैं, इन सबको आप याद कीजिए, क्योंकि इनकी जानों की वजह से आज हम आप बात कर रहे हैं। नहीं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर ये सब कुछ नहीं होता तो क्या होना था, क्या होना था, पूरा चेंज होता। आज शायद हम जिंदा नहीं होते, और अगर होते तो आज हम पाकिस्तान नहीं होते। रेजिस्टेंस क्राइसिस होता। तो इसलिए अगर हमने कुछ करना है तो वी मस्ट डू आवर बेस्ट। थैंक यू। तो इसीलिए हम सबका यही होना चाहिए कि हम अपने हीरोज़ को ड्यू रिस्पेक्ट दें और इस सब के बारे में रिसर्च करके और भी आगे इसको बढ़ाएं। डोगरा विरसा चैनल को सब्सक्राइब करें। डोगरा मिलिट्री हिस्ट्री को जानने के लिए इस पॉडकास्ट को अभी देखें। थैंक यू।